स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो में हम अपना आगे का चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने सेकंड चैप्टर के बारे में स्टार्ट किया था और कुछ हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा बता देती हूँ हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में परपशु कोशिका के बारे में पढ़ा था। परपशु कोशिका बाद में दो टाइप की कोशिका में विभाजन हो जाता है उनका, ठीक है। फर्स्ट कौन सी थी? प्राथमिक भित्ति कोशिका, जो क्या करती है? चार प्रकार की भित्तियों का निर्माण करती है। वो हमने पढ़ लिया था। चारों भित्तियां कौन सी थी, उनके क्या क्या कार्य थे, कैसे कैसी संरचना थी, वो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो आज का लेक्चर अपना किस पे होगा? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका पर, ठीक है। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये अपनी परपशु कोशिका का सेकंड पार्ट है। परपशु कोशिका दो टाइप की कोशिका में विभाजन करती है। सेकंड है अपनी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। थोड़ा डायग्राम से समझाना चाह रही हूं। ये मैंने हाफ पोर्शन बनाया था, यहां अपनी लेयर्स बन गई थी इधर ऐसे। ये अपनी प्राथमिक भित्ति कोशिका ने क्या किया था, इधर सब ये भित्ति का निर्माण किया था। भित्ति की जो स्तर थी अपनी, उसका निर्माण किया था, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि बीच में क्या है, इधर बीजाणुधानियां उपस्थित होती है और बीजाणुधानियों के अंदर किनका निर्माण होगा? पराग कणों का निर्माण होगा, ठीक है। तो देखिए, जो अपनी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, आप समझने की कोशिश कीजिए। प्राथमिक का मतलब होता है शुरुआत, प्राइमरी लेवल पर। बीजाणुजन, बीजाणुजन जो है वो अपना दो अक्षर से मिलकर बना है, बीजाणु प्लस जन। देखो, बीजाणु का यहां मतलब क्या है? जो अपने लघु बीजाणु है ना, लघु बीजाणु या फिर परागकण। और जन का मतलब होता है जन्म देना, ठीक है। तो अपना बीजाणु जन जो वर्ड है, दो अक्षर से मिलकर बना है। बीजाणु का मतलब परागकण या फिर लघु बीजाणु, और जन का मतलब जन्म देने वाली, जन्म देना। तो ये क्या है? पराग कणों को या लघु बीजाणुओं को जन्म देने वाली कोशिका है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, इसके अंदर कोशिका होंगी। ये कोशिका कौन सी है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब देखिए, जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो होंगी, बीजाणुजन कोशिका, वो किसका निर्माण करेंगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब देखो, मैंने क्या बताया, यहां किनका निर्माण होगा? देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? नर युग्म को भी पढ़ रहे हैं। और इसमें किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। तो नर युग्मक का निर्माण करने वाली जो कोशिका होंगी, वो क्या कहलाएंगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ने किसका निर्माण किया? लघु बीजाणु मात्र यानी माता और कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो जाएगा किससे? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी? 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी, ठीक है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणु उत्पन्न करेगी, ठीक है। मैं इधर थोड़ा रफ कर देती हूँ, फिर हम क्लियर देखेंगे उसमें। अपनी दो टाइप की कोशिका थी, कौन कौन सी? प्राथमिक भित्ति कोशिका, जिसने भित्तियों का निर्माण करा था। दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, जो किसका निर्माण करेगी? लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी, क्लियर। अब देखिए, मैंने बताया जो अपनी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, वो किसका निर्माण करेगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी, ठीक है। अब जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, वो किनका निर्माण करेगी? किसको उत्पन्न करेगी? वो किसकी उत्पत्ति होगी? इनसे लघु बीजाणुओं की उत्पत्ति होगी, ठीक है। ये किसका निर्माण करेंगी? लघु बीजाणु उत्पन्न करेंगे, क्लियर। और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4 लघु बीजाणु बनेंगे।
एकमात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्लियर। अब ये 4 लघु बीजाणु जो हैं वो किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? चतुष्क के रूप में। किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? चतुष्क के रूप में। चतुष्क से हम क्या समझते हैं? 4। ठीक है, यानी 4 लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में यानी समूह के रूप में व्यवस्थित होंगे, यानी एकमात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनेंगे। तो ये चारों लघु बीजाणु एक साथ समूह में उपस्थित होंगे। ठीक है, और इन्हीं के समूह को हमने क्या नाम दे दिया है? चतुष्क नाम दे दिया है। इन्हीं चारों लघु बीजाणुओं के ग्रुप में व्यवस्थित होने को हमने क्या नाम दिया है? चतुष्क का नाम दिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु और परागकण में क्या अंतर है। यहां आके हम समझ पाएंगे कि लघु बीजाणु हमने कब बोला है इनको और परागकण कब बोलेंगे इसको। अब देखिए मैंने क्या कहा, ये लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हैं। मैंने ऐसे कहा कि चारों लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हैं। अब इनको हमने इस टाइम बोल रखा है लघु बीजाणु। अब देखिए ये चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए हैं। दिखाई दे रहा है हमें कि चतुष्क के रूप में समूह में उपस्थित हैं और आपस में इनकी जो भित्तियां हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। अब देखो इनकी जो भित्तियां हैं वो किससे बनी हुई है? कैलोज से बनी हुई है। ठीक है, इनकी जो भित्ति निर्माण है दो लघु बीजाणु के बीच में जो भित्ति निर्माण है, ये जो भित्ति निर्माण हो रखा है इन चारों के बीच में, वो किससे बना हुआ है? वो किससे भित्ति है बनी हुई है? कैलोज से बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए इस कैलोज के ऊपर एक एंजाइम वर्क करेगा, एक एंजाइम काम करेगा, उसका नाम है कैलेज। जब भी हम किसके पीछे एज वर्ड देखते हैं, ASE, एज, जब भी आपको किसी भी वर्ड के पीछे एज दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है? एक एंजाइम है। अब देखिए कैलोज की बनी हुई भित्ति पर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है कैलेज, और जैसे ही ये कैलेज एंजाइम कैलोज की भित्ति पर काम करेगा, ये भित्तियां क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। ये भित्तियां क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी और चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और इसी टाइम हम इनको क्या बोलेंगे? परागकण बोलेंगे। क्लियर? अब हम इनको क्या बोलेंगे? परागकण बोलेंगे। तो आपसे कोई भी पूछे कि लघु बीजाणु में और परागकण में क्या अंतर है, तो आप क्या कहोगे? जब तक लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होंगे तब तक हम उनको क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु बोलेंगे। लेकिन जैसे ही वो कैलोज की बनी हुई भित्ति पर कैलेज काम करेगा और जैसे ही वो भित्ति टूट जाएगी, और भित्ति के टूटने के बाद जब चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, तब अलग अलग होने के बाद हम उनको क्या नाम देंगे? परागकण नाम देंगे। क्लियर है? तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझना है कि लघु बीजाणु कब बोलेंगे और परागकण कब बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि 16 लघु बीजाणु हमें प्राप्त करने के लिए, 16 लघु बीजाणु प्राप्त करने के लिए कितनी मात्र कोशिका विभाजित होंगी? ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक अर्धसूत्री विभाजन का उदाहरण देना चाहूंगी। हम जानते हैं कि अपनी कोशिकाओं में 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा है समसूत्री विभाजन। 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, एक अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा समसूत्री विभाजन। तो देखिए हमने पढ़ा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तो इन मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या
समान रहती है। गुणसूत्रों की संख्या जो है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। ये एक कोशिका दो में विभाजित तो हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, इनके गुणसूत्र में कोई कमी नहीं आएगी, ये बिल्कुल समान रहेंगे। तो ये विभाजन क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। अब देखो, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। यानी एक मात्र कोशिका से पहले दो लघु बीजाणु बनेंगे, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन का इंग्लिश नाम क्या है, मियोसिस। तो इसमें होगी पहले मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, पहले एक कोशिका दो में विभाजित होगी। अब इन दोनों में फिर से एक विभाजन और होगा, और इसको हम क्या नाम देंगे, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसमें क्या होगा, ये कोशिका अपनी दो कोशिका की उत्पत्ति करेगी और ये कोशिका अपनी दो कोशिका की उत्पत्ति करेगी। अब फाइनली अपने पास कितने लघु बीजाणु आ गए, 4 लघु बीजाणु। और इसी प्रकार एकमात्र कोशिका ने कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण किया, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण किया। ठीक है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि 16 मुझे लघु बीजाणु चाहिए, मुझे 16 लघु बीजाणु चाहिए, तो उसके लिए कितनी मात्र कोशिका विभाजित होंगी। तो क्लियर, अब आप समझ पाओगे कि एक मात्र कोशिका ने 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करा, तो मुझे चाहिए 16 लघु बीजाणु, तो मेरे पास 4 लघु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजन करेंगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से 64 का अगर हमें चाहिए कि हमें 64 लघु बीजाणु चाहिए, तो कितनी मात्र कोशिका विभाजन करेंगी, सीधी सी बात है 16 मात्र कोशिका विभाजन करेंगे, तो उससे हमें लघु बीजाणु मिल जाएंगे। तो ये आपको क्लियर, मेन बेस क्या याद रखना है कि एक मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। सेम उसी प्रकार से हम समझ पाएंगे कि उसने कितने लघु बीजाणु बोलने हैं, तो उससे हम क्या कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर। अब देखिए, अब हम आते हैं परागकण पे। लघु बीजाणु कब तक बोलेंगे, जब तक वो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हैं। और परागकण कब बोल देंगे, जब कैलोज की बनी हुई भित्ति पर कैलेज नाम का एंजाइम वर्क करेगा, उस पर काम करेगा और उसकी भित्तियों को नष्ट कर देगा, और उससे वो परागकण अलग अलग हो जाएंगे, उससे वो लघु बीजाणु अलग अलग हो जाएंगे, और हम उसको क्या नाम देंगे, परागकण। अब मैं एक परागकण की संरचना बता रही हूं। अब हम क्या पढ़ेंगे, परागकण की संरचना। हम पढ़ेंगे परागकण की संरचना। तो एक परागकण जो है वो मोस्टली क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, मोस्टली क्या होगा, गोलाकार होगा। परागकण की 2 भित्तियां होती हैं। बाहर वाली भित्ति को हम बोलते हैं बाह्य चोल, अंदर वाली भित्ति को क्या बोलते हैं, अंतःचोल। परागकण की 2 भित्तियां होंगी, 2 परत होंगी। बाहर वाली भित्ति को क्या बोलेंगे, बाह्य चोल, और अंदर वाली भित्ति को क्या बोलेंगे, अंतःचोल। ठीक है, अब देखिए, ये जो बाह्य चोल है वो तो होता है बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल सख्त, खुरदुरा बिल्कुल। ठीक है, किसके कारण, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था ना कि परागकण की भित्ति पर, बाहर वाली भित्ति पर एक पदार्थ का जमाव होने के कारण वो सख्त हो जाता है, और वो अपना पदार्थ कौन सा था, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन नाम का एक पदार्थ है, उसके जमाव के कारण अपने परागकण की जो बाहर की भित्ति है वो यांत्रिक रूप से क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती है, और इसकी वजह से जो अपना परागकण है वो सुरक्षित रहता है, उसकी सुरक्षा होती है। ठीक है, उसके बाद अंतःचोल जो है वो होती है मुलायम, वो होगी सॉफ्ट। ठीक, अब देखिए, इस परागकण के पास होती है एक पोलन किट। परागकण के पास क्या उपस्थित है, एक पोलन किट उपस्थित होती है। ये पोलन किट क्या होती है, एक तो चिपचिपी होती है, दूसरी क्या है, इसका कलर बहुत ज्यादा आकर्षक होता है,
और क्या होता है, ये अपने परागकण की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। क्या क्या तीन उदाहरण, क्या क्या तीन मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक बताए। एक तो क्या होती है, ये चिपचिपी होती है। दूसरी क्या है, आकर्षक कलर होता है इसका, आकर्षक रंग। और तीसरा क्या है, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। और एक खुशबू भी बहुत अच्छी होती है इसकी, जो इनकी खुशबू है वो भी बहुत ज्यादा आकर्षक होती है। अब देखिए, ये पोलन किट का कार्य क्या हो जाएगा, ये पोलन किट परागण में सहायता करेगी। किसमें सहायता करेगी, परागण में। परागण का मतलब क्या है, देखिए परागण का मतलब है, ये देखिए हमने कल पराग कोश बनाया था ऐसे, है ना, और स्त्री केसर में हमने इस तरीके से स्त्री केसर की संरचना बनाई थी। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रजनन। प्रजनन में 3 घटनाएं होती हैं, क्या क्या थी, पूर्व निषेचन घटनाएं, फिर दूसरी घटना क्या थी, निषेचन, और तीसरा क्या था, निषेचन पश्च घटनाएं। तो यानी निषेचन के लिए लैंगिक चरण में क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होता है, तो उसके लिए नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना जरूरी है, तभी तो संलयन होगा ना, तभी निषेचन होगा। इसी प्रकार क्या है, जो अपना अंड कोशिका है, इधर होगी अपनी अंड कोशिका, यानी मादा युग्मक। अब मादा युग्मक तक नर युग्मक को पहुंचना है, ठीक है, उसको पहुंचने के लिए वहां तक कई रास्ते अपनाने पड़ते हैं, यानी वो हवा की सहायता से जा सकता है, पानी की सहायता से जा सकता है, पक्षी उसको वहां तक लेकर जा सकते हैं, कीट उसको वहां तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इस पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये मैं आप लोगों को जब मादा युग्म कोद्भिद पढ़ाऊंगी तब आपकी इनकी जो पार्ट्स के नेम है वो अच्छे से क्लियर करूंगी, ठीक है। अभी तक आपको क्या याद रखना है कि परागण का मतलब क्या है, पराग कोश से पराग कणों का वृत्तिकाग्र तक पहुंचना, ठीक है। पराग कणों का पराग कोश से वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाएगा, परागण कहलाएगा। और पोलन किट कैसे परागण में सहायता कर रही है, ये हम कैसे समझे। देखिए मैंने क्या कहा, चिपचिपी है, आकर्षक रंग है और खुशबू है, ठीक है, ये 3 इसके मेन फीचर हैं। ये पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करना है इसका। देखिए कोई भी कीट आएगा, कोई भी पक्षी आएगा, वो क्या करेगा, इसके आकर्षक रंग से आकर्षित हो जाएगा। अब जैसे मधुमक्खी होती है, तितलियां होती हैं, वो क्या करती हैं, सुंदर सुंदर कलर के जो फूल होते हैं उनसे आकर्षित हो जाती हैं और जाके उन पे बैठ जाती हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये अपना फूल है, एक पुष्प है, उसके अंदर क्या है, परागकण है, परागकण है। अब परागकण के पास है पोलन किट, वो है आकर्षक रंग की, पक्षी आएगा, कोई कीट आएगा, वो उस पर आकर्षित हो जाएगा। आकर्षित होने के बाद वो उसके पास जाएगा, पास जाने से उसको अच्छी खुशबू आएगी, हमने देखा ना, एक अच्छी खुशबू भी होती है इनके पास। अच्छी खुशबू मिलेगी उसको तो वो क्या करेगा, उसको खाने की कोशिश करेगा। अब खाने की कोशिश करेगा तो जाके उस पे पुष्प पे बैठेगा भी तो ना, वो पुष्प पे बैठने के बाद ये चिपचिपा है ना, इसकी जो प्रकृति है वो चिपचिपी है, तो वो क्या करेगी, उस कीट के शरीर से, उस पक्षी के शरीर से चिपक जाएगी। अब पक्षी उसको खा के उड़ेगा, कोई कीट है वो उड़ेगा, उड़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा, ठीक है। तो पोलन कीट क्या करती है, परागण में सहायता करती है। क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं कि पोलन कीट चिपचिपी है, आकर्षक रंग की है, बढ़िया खुशबू है इसकी, और पराबैंगनी किरणों से सहायता करती है, रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, और परागण में सहायता करती है। अब परागण कैसे होगा, आकर्षक रंग होगा तो कीट और पक्षी उसकी तरफ आकर्षित होंगे, आकर्षित होने के बाद वो उसके पास जाएंगे, अच्छी खुशबू होगी तो और ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे, वो उसको खाने की कोशिश करेंगे, खाने की कोशिश करेंगे तो उस पे पुष्प पे बैठेंगे भी, और पुष्प बैठेंगे जैसे ही वो चिपचिपा होने के कारण उसके शरीर से चिपक जाएगा, और वो कीट और पक्षी जब उड़ के जाएगा तो क्या हो जाएगा,
उसका परागण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद परागण की संरचना के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। आगे डिटेल में है थोड़ा कि परागण के अंदर कैसे कोशिका का विभाजन होगा, उसके केंद्रक का विभाजन होगा, तब उससे 2 केंद्रक बनेंगे, कैसे उससे नर युग्मक का निर्माण होगा, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।